हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लीगल वाणी में। मैं हूं दिलीप शंकर यादव और हम लोग भारत के सामान्य परिचय देख रहे थे। भारत के सामान्य परिचय में हम लोगों ने देखा कि उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, स्थलीय और तटीय क्षेत्र, क्षेत्रफल, जनसंख्या, कर की रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और मानव समय किस रेखा को बोलते हैं, दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, उत्तरतम दूरस्थ बिंदु, दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु, पश्चिमोत्तर दूरस्थ बिंदु और पूर्वोत्तर बिंदु कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम है और किन राज्यों में स्थित है, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं सीमावर्ती देश और उससे सटे हुए राज्य। सीमावर्ती देश यानी भारत से कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी देश है, सीमा साझा करते हैं। तो हमारे देश से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश अपने देश की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, देश की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा हमारे देश से सटी हुई है, तो उसके लिए एक सामान्य सूत्र मैंने बनाया है जो शायद हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा लगे, जिसमें बची पानी में भूत यहाँ जोड़ दे रहा हूं क्योंकि अफगानिस्तान जो है टच कर रहा है। तो यहाँ जो है हम से बांग्लादेश है, ठीक, जो कि सबसे ज्यादा अपनी स्थलीय सीमा हमारे देश से साझा करता है। उसके बाद आता है चीन, जो कि चीन, उसके बाद आता है पाकिस्तान। अब यहाँ नी लिख दिया हूं, ये केवल बस ऐसे बस ऐसे ही उसको समझने के लिए कि थोड़ा याद करने में भी अच्छा लगे। तो पानी, ने जो है नी, इसको नी को ने समझ लीजिएगा आप लोग, नी को नेपाल यहाँ है, ठीक है, नेपाल में से म्यांमार, उसके बाद भूटान, फिर सबसे कम स्थलीय सीमा अपनी साझा करता है वो है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार हमने देखा कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश साझा करता है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन सा देश से साझा होती है, वो है अफगानिस्तान से। तो इस प्रकार हम भूल भी नहीं सकते हैं अगर हम ये सूत्र को अगर याद रखते हैं कि बची पानी में भूत, तो हम जो है कि अगर याद न भी हो तो भी हम समझ सकते हैं कि अच्छा सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, ने आप समझ ले या याद कर ले तो नेपाल में से म्यांमार, भूटान, फिर अफगानिस्तान, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से देश की सीमा किन किन राज्यों से लगी हुई है। तो जैसे पाकिस्तान किन किन राज्यों से सटा हुआ है, तो पाकिस्तान पहले जो है 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता था, परंतु जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, अब जो है यह केवल 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से अपना सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, 4 राज्य से, 5 राज्य से, तो लोग जो है कि इसको अगर ये न समझे कि लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्या लगा सकते हैं कि 5 राज्य लगा सकते हैं या 4 राज्य पहले था उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? पाकिस्तान जो है 3 राज्य प्लस 2 यूनियन टेरिटरी से अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद आता है
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहले जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता था, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनने के पश्चात यह जो है अपनी सीमा केवल अफगानिस्तान अपनी सीमा केवल लद्दाख से साझा करता है। तो अफगानिस्तान एक तो सबसे छोटी सीमा साझा करता है अपनी सीमा, और उसके अलावा किससे साझा करता है? लद्दाख से। इसके बाद आता है आपका चीन। तो चीन कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो चीन को देखें तो एक यूनियन टेरिटरी हो गई जो कि पहले जम्मू कश्मीर से करता था, तो ये यूटी यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद सीधे आ जाता है आपका सिक्किम, क्योंकि नेपाल इसके ऊपर है, तो नेपाल यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल को ढक लेता है। अब यहाँ आ जाता है, ये उठा हुआ भाग यहाँ सिक्किम है, तो सिक्किम उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश आ जाता है इस तरीके से। तो अरुणाचल प्रदेश से ये है अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य से हो गया? एक चीन जो है आपका किन किन राज्यों से करता है? एक यूनियन टेरिटरी जो कि लद्दाख है, उसके अलावा प्लस 1 2 3 4 4 राज्य से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जिसको यूके कहते हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्यों से हो गया? अगर यूनियन टेरिटरी प्लस राज्य पूछे तो कितना हो गया? 5 राज्य। ठीक, अगर केवल राज्य पूछेगा तो केवल 4 राज्य और यूनियन टेरिटरी एक जो है वो नहीं माना जाएगा। अगर राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों मिलाकर पूछेगा तो आप लगा सकते हैं कि 5 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं। इसके पश्चात आ जाता है आपका नेपाल। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। फिर आता है आपका 4 नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो यूके, उत्तराखंड जिसको यूके भी बोलते हैं, यूके, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। तो यह 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, या कभी कभी स्टेट भी दे देता है कि कौन कौन से स्टेट इससे सटे हुए हैं। तो आप अगर इस तरीके से देखे रहेंगे मानचित्र से, तो आप जो है कि गलत करने की संभावना कम रहेगी। इसमें कभी कभी अन्य स्टेट का नाम ले देता है, तो आप अगर इस तरीके से याद किए रहेंगे तो उसको आप गलत नहीं करेंगे। इसके बाद आता है नेपाल के बाद आपका भूटान कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान आपका हो गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश,
तो भूटान 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, अगर मान लें कोई अन्य राज्य इसमें डाल दिया जाए तो आप उस अगर याद रहेगा या चीजों को मैप के थ्रू देखे रहेंगे तो आप आसानी से उस चीज को चिन्हित कर सकते हैं और क्वेश्चन आप सही लगा सकते हैं। इसके बाद आता है 4 राज्य से सीमा साझा करता है। इसके बाद आता है 6 म्यांमार। म्यांमार भी 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। सबसे ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये भी कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो कुल 1 2 3 4 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सीमा साझा करता है। अब आता है कि क्वेश्चन आता है कुछ कि इन देशों की सीमा रेखा, कौन से देश की सीमा रेखा प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई है और कौन से देश की सीमा रेखा आपके मानव निर्मित है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा रेखा मानव निर्मित है, जो कि 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। पाकिस्तान की सीमा रेखा और अफगानिस्तान की सीमा रेखा यह जो है सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब निर्धारित की गई थी, तो 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ था, तब यह रेखा बनी थी कि पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश की सीमा रेखा 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई और हमारे देश से इसका विभाजन हुआ। इसके पश्चात अफगानिस्तान की सीमा रेखा 1893 में सर मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी और यह सीमा रेखा अफगानों से समझौते के दौरान अफगानों से समझौतों के दौरान सर डुरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी, इसलिए इसका नाम डुरंड रेखा कहा जाता है। भारत के बीच में 1914 में सर मैकमोहन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में, कहा अरुणाचल प्रदेश में और चीन के बीच में यह सीमा रेखा निर्धारित की गई थी, न कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के पास।
तो ये क्वेश्चन आता है कि यह सीमा रेखा जो मैकमोहन रेखा है, इन्हीं के नाम पर उस रेखा का नाम पड़ गया मैकमोहन रेखा। तो यह मैकमोहन रेखा किस राज्य के बीच में, किस राज्य से और देश के बीच में है? तो आपको अगर पता हो तो यह अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में निर्धारित की गई है। अब आता है म्यांमार की सीमा रेखा। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा जो मध्य हिमालय है उसके पूर्वी मोड़ के आधार पे पटकई गुम एक सिंटेक्सियल बेंड लेती है यहाँ से, और उस वहां से लेने के बाद नीचे जो मध्य हिमालय में उठती है वहां पटकई गुम नागा मीजो पहाड़ियों के द्वारा भारत और म्यांमार की सीमा रेखा निर्धारित की जाती है। और बांग्लादेश का हम लोगों ने देखा कि 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। अब आता है कि ये तो हो गए स्थलीय देश, और स्थलीय देश की सीमा रेखा किन किन राज्यों से लगी हुई है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब आता है कि कौन से देश हमारे जो सागरीय देश हैं या तटीय सीमा से लगे हुए हैं। तो सबसे निकटतम देश जो है आपका सागर से या तट से लगा हुआ है श्रीलंका। और यह पाक स्टेट के द्वारा, स्टेट मतलब होता है जलडमरू, जल संधि, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। और पाक जल संधि यह एक ब्रिटिश अधिकारी थे, पाक उनका जो कुछ नाम पाक करके था, उन्होंने जो है कि यह सीमा रेखा निर्धारित की थी। इसलिए इस रेखा को क्या बोला जाता है कि पाक स्टेट, जो कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करती है, और जो है श्रीलंका और जो है पाक की खाड़ी और जो है कि इसको जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि सबसे निकटतम तटीय देश जो है आपका श्रीलंका है। इसके बाद आता है, अगर मान लीजिए मालदीव और इंडोनेशिया में पूछे कि द्वितीय सबसे निकटतम देश कौन सा है जो सागर में है, तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि यह जो है यहाँ मालदीव है। हो सकता है कि मालदीव जो है द्वितीय देश जो है कि इससे सागर में निकटतम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो है हमारा यूनियन टेरिटरी जो अंडमान निकोबार है उससे बिल्कुल सटा हुआ ग्रेट चैनल के द्वारा इंडोनेशिया अलग होता है, और यह द्वितीय इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया आपका द्वितीय सागर से सटा हुआ सबसे निकटतम देश है। ठीक, अब हम आते हैं कि भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरी। तो कुल 26 जनवरी 2020 से को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक में सम्मिलित कर दिया गया।
उसके पूर्व जो है जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य में दो यूनियन टेरिटरी के रूप में विभाजित कर दिया गया। दो यूनियन टेरिटरी के एक में मिला दिया गया और एक राज्य को दो यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया। तो पहले कुल जो है 7 यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश थे। तो अब जो है कितने हो गए, तो इन दोनों को मिलाकर के 1 और 6 पहले से थे, 6 1 7 मतलब 7 टोटल थे। तो 7 में से 1 हो गया, ये 2 को मिला के 5 हो गया, 5 1 6 6 2 8। तो टोटल कितने हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल राज्य कितने हैं, अब राज्य पहले 29 थे, अब उसमें से राज्य का जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। तो 29 की जगह अब जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम देखें कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो इसमें पहले राजधानी से शुरू करते हैं। दिल्ली, दिल्ली के बगल में आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ के ऊपर जो है आपका चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक में मिला दिया गया है। तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, इसको आप लोग डीडी लिख दे रहा हूं, तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप आप समझ लीजिएगा। डीडी दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप 1 2 3 4 5। अभी कितने बचे, 3। अब आ गया पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो कुल कितने हुए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम आते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु को समझने के लिए हमको अक्षांशीय विस्तार को देखना पड़ेगा। और अक्षांशीय विस्तार को इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में और विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत के मानसून का निर्धारण किस हिसाब से होता है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम ग्लोब को देखते हैं। अब ग्लोब पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा कितना डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक। इसको कर्क रेखा भी बोलते हैं, कर्क रेखा। और इसके दक्षिण में 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री 30 मिनट को मकर रेखा बोलते हैं। और इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जलवायु पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उसके ऊपर उत्तर में 66.5 डिग्री और दक्षिण में 66.5 डिग्री तक उपोष्ण कहा जाता है या समशीतोष्ण कहा जाता है। तो भारत ये जो है यहां तक उष्णकटिबंधीय हो गया, यहां से यहां तक। इधर जो है उपोष्ण
या समशीतोष्ण या समशीतोष्ण इधर भी वही समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और इसके 66.5 डिग्री के बाद जो है शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जो कि ग्लेशियर से ढका हुआ रहता है, शीतोष्ण। तो इस प्रकार भारत जो है, भारत के बीचों बीच से करके रेखा गुजरती है। तो भारत के मान लीजिए यहाँ हम मान लें इस तरीके से, तो भारत की जलवायु किस तरीके से है, उष्णकटिबंधीय भी आता है और समशीतोष्ण भी आता है। तो इसकी जलवायु को अगर मान लीजिए साधारणतः मानसूनी जलवायु कहा जाता है कि मानसूनी जलवायु है। अगर मानसूनी जलवायु न दे तो उष्ण और समशीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका जलवायु कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। या तो मानसूनी जलवायु बोलेंगे या फिर उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हिंद महासागर, अब देखते हैं कि लास्ट में सामान्य परिचय के लास्ट बिंदु हिंद महासागर का महत्व, क्योंकि भारत के दक्षिणतम भाग 3 महासागरों से घिरा हुआ है और भारत का ये है आपका, इस तरीके से अगर मान लें हम समझ लेते हैं कि ये इधर अरब सागर है, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी। तो जैसे हम देखते हैं कि नदी के किनारे या फिर जो है तालाबों के किनारे बिल्कुल सीधी रेखा तो होती नहीं है, उसी तरीके से इन सागरों के आसपास भी ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधे रेखा है, सीधे जो है तट रेखा है। यहाँ जो है इस तरीके से कटा हुआ और आगे पीछे ऊपर नीचे भाग है। तो इस लाइन को सीधी रेखा में समझने के लिए यहाँ एक लाइन खींची जाती है जिसको कोस्टल बेस लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि कोस्टल बेस लाइन या तटीय आधार रेखा बोला जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जहां से हम सागर की दूरी को आसानी से नाप सकें, क्योंकि अगर मान लें हम अगर यहां से किसी दूरी को नापेंगे तो यहां से हमारा अगर 12 नॉटिकल मील मारेंगे तो यहाँ आएगा, अगर यहाँ से हम नापेंगे तो यहाँ आएगा। इस तरीके से ये विवाद का कारण बनेगा। तो उस लाइन को समझने के लिए कि हमारा अधिकार कहाँ से कहाँ तक हो सके सागर के अंतर्गत, उसको समझने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको कोस्टल बेस लाइन या तटीय आधार रेखा कहा जाता है। यहाँ से 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील और एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। तो 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक, 12 समुद्री मील तक, ये मान लीजिए 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाता है। यह जो है आधार तटीय आधार रेखा से और 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्री प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर इसको अन्य नाम से क्षेत्रीय सागर के नाम से जानते हैं, जहां
क्षेत्रीय या क्षेत्रीय सागर से के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में के अंतर्गत भारत को सभी संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है। इसके अलावा बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक और बेस लाइन से यहां से जो बेस लाइन खींची गई काल्पनिक रेखा वहां से 24 समुद्री मील तक यहां से 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र, जो कि ये अगर माने हम यहां है तो इस तरीके से यहां से प्रादेशिक क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील, प्रादेशिक क्षेत्र से 12 और आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, यह जो है इस रेखा को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न या फिर कॉन्टिजियस जोन, ठीक, संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन बोलते हैं, या फिर अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं, या अविच्छिन्न मंडल। इसके बाद आता है बेस लाइन से 200, अगर आप यही समझ लें कि यहां से 200 समुद्री मील तक ये रेखा अगर यहां से देखा जाए तो 12 घटा दीजिए और यहां से जोड़ेंगे कि संलग्न क्षेत्र से या कॉन्टिजियस जोन से 24 घटा सकते हैं। और बेस लाइन से 200 समुद्री अनन्य आर्थिक जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें भारत को पर्यावरणीय सुरक्षा सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है, और परमाणु विस्फोट से संबंधित परीक्षण करने का अधिकार है। इसके बाद आ जाता है हाई सी, उच्च सागर, जिसमें सभी देशों को समान अधिकार होता है, लेकिन 200 समुद्री मील तक देश का अधिकार होता है, जहां पर्यावरण से संबंधित सीमा शुल्क वगैरह और परमाणु परीक्षण से संबंधित कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज जो है भारत के भूगोल का सामान्य परिचय का समग्र अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने क्रमवार तरीके से इन बिंदुओं को देखा। भारत की भू आकृतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसको विस्तृत तरीके से मैप के आधार पर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उसको क्रमवार तरीके से किस तरीके से हिमालय, मैदान, पठारी, तटीय और द्वीपीय क्षेत्र को बांट कर पढ़ा गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल द लीगल वाणी को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जो है नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाते रहिए। थैंक यू।